हमारी सरकार का कार्यकाल अभी 100 दिन का पूरा हुआ है। इस अवसर पर मैं सभी मंत्रिमंडल के सदस्य और सभी प्रदेश के कर्मचारी व अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि 100 दिन के इस कार्यकाल में सभी प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों ने दिन रात मेहनत करके एक दिशा इस प्रदेश की तय की है। ये दिशा आने वाले समय की व्यवस्था परिवर्तन की दिशा है। हमने कई परिवर्तन इन 100 दिनों में किए और मुझे खुशी है उसका परिणाम आने में अभी समय लगेगा, लेकिन बजट इस दिशा को दर्शाता है। मंत्रिमंडल के सहयोगी सदस्य दिन रात मेहनत करके रात के 12-12 बजे तक अधिकारियों से बैठक करके इस प्रदेश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था जो थी, जो कर्ज के बोझ के तले दबी हुई थी, आर्थिक संकट से हमें जूझना पड़ रहा था, बजट किस स्वरूप में हो, मैं सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा और प्रदेश के अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जब 17 मार्च को बजट पेश किया, उस बजट में हमारी एक नई दिशा प्रदेश के लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई। मैंने बजट को लीक से हटकर स्कीम बेस्ड योजनाओं के अंतर्गत किया है। तकरीबन 10 मीटिंगें तो मैंने खुद की, मंत्रिमंडल के सदस्यों से अलग से बैठक की और पहले दिन से हमारी कमिटमेंट है। अभी सूचना एवं प्रसारण जो हमारा विभाग उन्होंने दिखाया कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और क्या व्यवस्था हमने परिवर्तन किया? विधायक दल की हमारी बैठक हुई, सभी विधायक दल के सदस्य उसमें शामिल हुए और सभी विधायकों ने एक बात उस दिन रखी कि हम कई बार विधायक बन चुके हैं, हम कई बार मंत्री बन चुके हैं, इस प्रदेश का हित सर्वोपरि होना चाहिए और अब हमें इन 5 सालों में इस प्रदेश की जनता में ऐसा कुछ करके दिखाना है जिससे हमारे जो भविष्य की युवा पीढ़ी है उसका जीवन में सुधार आए। सभी विधायक थे उसमें, 40 के 40 विधायक उसमें उपस्थित थे। पता लगा कि 920 के करीब संस्थान खोल दिए गए और जब विधायकों ने वहां बात रखी कि पीएन के सहारे हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं, 100 बेडेड हॉस्पिटल खोल दिया, वार्ड वाइज का के सहारे चल रहा है और एक नीतिगत फैसला किया गया, शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, डिवीजन खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बड़ी चीज ना मानी। लेकिन जब विधायकों की राय आई कि हमें क्वालिटी पर जाना चाहिए, हमें क्वालिटी एजुकेशन में जाना चाहिए, क्वालिटी हेल्थ में जाना चाहिए, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहिए, फिस्कल को कैसे ठीक करना है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे लाना है और लोगों को में कैसे सुधार किया जाए, पहले दिन से सभी विधायकों के सुझाव मिलते रहे और हम उसको अमल करने की दिशा में आगे बढ़ते रहे। आज मुझे खुशी है कि 100 दिन के इस छोटे से कार्यकाल में हमने जहां कुछ विभागों में व्यवस्था परिवर्तित कर दी है, कुछ विभागों में आने वाले 1 साल में जो बजट है वो आपको परिणाम देगा। हम हिमाचल प्रदेश की जनता, समाज के सभी वर्ग, किसान, मजदूर, महिलाएं, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शिता से काम करेगी और जनता की सेवा में, सत्ता सुख के लिए नहीं, सब कुछ जनता के हितों के हित में फैसले किए जाएंगे। पहले दिन बनने के बाद सभी विधायकों ने कहा कि हम हिमाचल सदन में जाते हैं, हिमाचल भवन में जाते हैं, चंडीगढ़ हिमाचल भवन में जाते हैं, हमसे
300 रुपया लिया जाता है और जो आम आदमी आता है उससे 1000 रुपया लिया जाता है। ये विधायकों ने उठाई मांग, ये किसी ने नहीं मांग उठाई। हमने उसी दिन फैसला किया कि सबको एक समान हिमाचल सदन और हिमाचल भवन में जो कमरे का किराया है वो एक समान किया जाएगा, और हमने उसी दिन 1200 रुपया जो उनसे लिया जाता था उसी दिन से कर दिया। खाने का आधा रेट लिया जाता था वो भी उसी दिन से कर दिया। ये चीज छोटी है लेकिन दिशा तय करने वाली थी उनके त्याग की कि हम लोग भी इस दृष्टि से आगे आ रहे हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन का पहला उदाहरण था, ये पहले दिन का फैसला। उसके बाद मैं उन बालिका आश्रम में गया। मैंने उप मुख्यमंत्री मुकेश जी से अनुरोध किया कि आज हम सचिवालय नहीं जाएंगे, प्रक्रिया होती है कि ओथ के बाद मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सचिवालय जाए। मैं बालिका आश्रम गया, टूटी गंडी के उस बालिका आश्रम में मैंने उन बच्चों से सीखा। वो कभी कोई मांग लेकर नहीं आते थे और हमने उनके लिए सुख आश्रय कोष की स्थापना की कि आने वाले समय में सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। इस दृष्टि से हमने कार्य करना शुरू किया और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे अनुरोध को, जो 18 साल के बाद अनाथ बच्चे को छोड़ दिया जाता था, 18 साल के बाद वो बच्चा क्या करेगा, कहां जाएगा? कुछ तो अनाथ आश्रम में रहते हैं, कुछ अपने माता पिता, चाचे ताए, मामा के पास रहते हैं। वो बच्चे क्या करेंगे? हमने उनके लिए एक योजना लाई कि 18 साल के बाद जो भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, अगर वो NIT में सिलेक्ट होता है, IIT में सिलेक्ट होता है, एम्स में सिलेक्ट होता है, MBBS की पढ़ाई करना चाहता है या पॉलिटेक्निकल, ITI, जो भी कोर्स 18 साल के बाद जो हम अपने बच्चों को उसकी क्षमता के हिसाब से करवाते हैं, उसको करने का सारा खर्चा सरकार उठाएगी, फीस का भी, हॉस्टल का भी, और 4000 रुपया मासिक महीने की पेंशन देगी। साल में एक बार बाई एयर घूमने की सुविधा देगी और 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा देगी, जिस तरह हम अपने परिवार के बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं। यह मानवीय दृष्टिकोण उन बच्चों के लिए था, उन महिलाओं के लिए था जिनको समाज में बहुत कम पूछा जाता था, वो समाज की अंतिम पंक्ति में आते थे। यह हमारी सरकार की मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। फिर पहली कैबिनेट हमारी हुई, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी बार बार हम पर उंगली उठाते थे कि अभी तक कैबिनेट नहीं हुई, कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ। कैबिनेट का विस्तार का मतलब ये था कि कई लोग ये चर्चा करते रहते थे कि ये सरकार बनेगी, कोई मंत्रिमंडल में टूटन होगा, ये होगा। हमने बोला आराम से कैबिनेट में विस्तार करें। 1 महीने बाद जब कैबिनेट का विस्तार हुआ, पहली कैबिनेट में हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, सामाजिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने उसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है। कई बार हम पर उंगली उठती थी कि ये लेट हो रहा है, SOP भी बन गई है। 1 अप्रैल 2023 से सभी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ला दिया गया है। और हमारा उन सरकारी कर्मचारी और हिमाचल प्रदेश सरकार का जो अंशदान 14% और 10% कर्मचारियों का है, जो NPA के रूप में केंद्र सरकार के पास होगा, वो 31 मार्च 2023 तक, क्योंकि हमने उसको 31 मार्च 2023 तक देने की बात की है, वो 9,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाएगा। 8,000 से बढ़कर 9,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंचेगा। 1 अप्रैल 2000 से वो सब हम बंद कर दिया जाएगा। यही नहीं, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में काम करने के दिन कम होते हैं, PWD का काम होता है, IPH का काम होता है। पहले 90 दिन के अंदर टेंडर प्रक्रिया होती थी, 90 डेज के अंदर टेंडर प्रक्रिया होती थी। अब जब 90 डेज के अंदर टेंडर प्रक्रिया होती थी, टेंडर की नोटिस निकलता था 21 दिन के बाद। 21 दिन के बाद फिर SC साहब उसको अवार्ड करते थे, हमने उसको भी चेंज कर दिया।
सभी विभागों में, आईपीएच, पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग बोर्ड, सभी विभागों में हमने कहा कि टेंडर की जो प्रक्रिया है वो 10 दिन के अंदर आपको खत्म करनी पड़ेगी और 10 दिन के अंदर आपको काम देना पड़ेगा। 20 दिन, 90 दिन से घटाकर उसको हमने पीडब्ल्यूडी की जो टेंडर है, आईपीएच के टेंडर है, 20 दिन में कर दिया। यानी कि 20 दिन में काम भी अवार्ड हो जाएगा और काम भी शुरू हो जाएगा। इन सब कामों को, कोई सड़क बननी थी, कोई बिल्डिंग बननी थी, या कोई 1-2 लाख रुपए का भी काम होता था, उसको करने के लिए 90 दिन लग जाते थे। हमने 20 दिन में नियम बना दिया कि 20 दिन के अंदर रूल्स बनाकर उनको कह दिया कि 20 दिन के अंदर इसको आपको करना पड़ेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हर बार की तरह ट्री प्लांटेशन की जाती थी। 3 बार प्रेजेंटेशन लेने के बाद हमने ये डिसीजन किया कि जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ट्री प्लांटेशन होगी वो खाली पहाड़ियों पर होगी, उसमें डेडिकेट स्टाफ लगाया जाएगा, वो 5 साल के लिए होगी। 12 डिस्ट्रिक्टों में 250 हेक्टेयर यानी कि 2500 करनाल लैंड पर 2500 से 5000 करनाल पर तकरीबन 25 हेक्टेयर का एक होता है, 25 करनाल का 1 हेक्टेयर होता है, उस पर इस बार ट्री प्लांटेशन की जाएगी। डेडिकेटेड स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि पहाड़ियों में जो रेंजर है वो गार्ड उसमें लागू कर दिया जाएगा। फॉरेस्ट विंग में 60 के करीब कंस्ट्रक्शन डिवीजन हुआ करता था। वो बिल्डिंगें बनाते थे, वो फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस बनाते थे, वो फॉरेस्ट के लॉन्ग हट्स बनाते थे। हमारी सरकार ने फैसला किया उस कंस्ट्रक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये कोई कर्तव्य नहीं है, उसको उनके जितने भी स्टाफ को है वो हमने फैसला किया उनको पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग बोर्ड और आईपीएच और भी जो हमारे पावर कारपोरेशन, उसको बंद करके उसमें शामिल कर दिया गया है। ये फॉरेस्ट में हम चेंजिंग लाए। यही नहीं, एफसीए और एफआरए के केस लटक जाते थे, कोई डेडिकेटेड ऑफिसर उसके लिए नियुक्ति नहीं था। 4.5 साल से हम सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लड़ रहे थे कि हमारे एफसीए और एफआरए की परमिशन को आप अनुमति देते हैं, चाहे सड़क जाती है 500 मीटर की, उसको भी सुप्रीम कोर्ट देते थे। हमारी सरकार का कृत संकल्प था और उन्होंने वकीलों का पैनल लगाने के बावजूद, खुद मैं उस दिन वहां था, खुद हमने नजर रखी और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुना और एफसीए एफआरए की परमिशन की अथॉरिटी हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दी। उसके बाद मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर से मिला। मैंने कहा कि जो आपका आईआरए डिपार्टमेंट है ये हमसे पूछता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लाओ अपलोड करने के लिए, ये लाओ। उन्होंने कहा हम इस सभी कंडीशंस को हटा देंगे और हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो आईआरए है वो देहरादून और इन 3-4 स्टेट्स को देखता था, उसको भी उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही हिमाचल प्रदेश का डेडिकेटेड एक ऑफिसर जो इन परमिशंस को देगा उसको लगा देंगे। यह हमारी सरकार की कटिबद्धता है। फिर एक कंजर्वेटर ऑफिसर्स को सभी काम छोड़कर डेडिकेटेड एफसीए एफआरए के केसेस के लिए हमने नियुक्त किया है। डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में डीएफओ, डिप्टी कमिश्नर और यूजर एजेंसी की अध्यक्षता में हर 15 दिन में एक मीटिंग होती है, जिसके कारण एफआरए और एफसीए के केसों में तेजी आई है। यह व्यवस्था परिवर्तन में है। यही नहीं, हमारे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशंस, हेलीपोर्ट के लिए भी मैं 100 दिन में, हमारी सरकार ने यह कार्य किया कि 100 दिन में जो केसेस हमारे रीजनल ऑफिस में पहुंचने के लिए 1 साल और 6 महीना लगते थे, वो 100 दिनों में 4 हेलीपोर्ट्स की जो केसेस है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जोड़ेंगे उनको अप्रूव कर दिया। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि कितनी गति तीव्रता से
हम ये कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, उसके बाद जैसे ही हमें पता लगा कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का पेपर बेचे जा रहे हैं, और पेपर बेचने का धंधा ये काफी सालों से चल रहा था। पिछली सरकार में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, इंक्वायरी नहीं हुई। क्या हुआ, अपनी गलती को ढकने के लिए दोबारा पुलिस भर्ती का पेपर करवाया, और दोबारा पुलिस भर्ती का पेपर डिक्लेयर करवाने के बाद रिजल्ट निकाल दिया। हमने 25 दिसंबर को पहला पेपर होना था, हमने विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जाल बिछाया कि पेपर होने से 2 दिन पहले ये पेपर बिकता है। उस जाल में वो जो पेपर और युवाओं के साथ धोखा करने वाले लोग थे, उनको पकड़ा, और आज स्थिति यह है कि जो पेपर वहां पीछे से भी बिके हैं, उनकी भी इंक्वायरी हो रही है, उनकी भी रिपोर्ट आ रही है, जो भविष्य में होने थे उनकी भी रिपोर्ट आ रही है। उस आधार पर हमने कहा कि जिस संस्था ने ऐसा काम किया, उस संस्था को हमने भंग किया। और मुझे खुशी है कि अगले 10 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो अगले एग्जाम होने थे, पिछलों की जिनकी इंक्वायरी चल रही है, उनके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर रहा है। एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के जो हमारे अगले एग्जाम है, 2000 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर रहा है। उनसे हम किसी प्रकार की फीस नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने वहां अप्लाई किया हुआ है। उनका एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, वो 1 महीने के अंदर उनका एग्जाम होगा और उनका रिजल्ट तुरंत प्रभाव से निकल जाएगा। और जो पिछले हैं जिसमें कोई केस नहीं बनता, उनके रिजल्ट भी तुरंत प्रभाव से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन निकालता है। यह भी व्यवस्था परिवर्तन है। यही नहीं, हमारी सरकार का पूरा एक डाटा सेंसस करवाया है। हमारी जो गारंटी योजनाएं हैं वो 5 साल के लिए दी गई है। इस बजट में 5 गारंटी योजनाओं का क्रियाशील बनाने के लिए हम आगे बढ़े हैं। पहली ओपीएस पूरी हो गई। दूसरी, हमारी गारंटी में 1500 रुपया हमने देने की बात की है। पहले चरण में 2,37,000 महिलाओं को 1500 रुपया देने का इस बजट में प्रावधान किया गया है, जिस पर 461 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि और जो महिलाएं हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनको भी पेंशन मिलेगी। समय अनुसार हम उस पेंशन को और लोगों के लिए भी बांटेंगे। 5 चरणों में ये पेंशन दी जाएगी और 4 साल के भीतर ये पूरी पेंशन हिमाचल प्रदेश में अपनी महिलाओं को दे दी जाएगी। हमारी सरकार उस दृष्टि से भी कार्य कर। हिमाचल प्रदेश में कई विडोज है, विधवाएं हैं, कई एकल नारी है जिनके पास अपना घर नहीं है। वो कई बार पंचायत प्रधानों के बीच में निर्भर हो जाते हैं, उन पर कंडीशन लगा दी जाती है, इतनी इनकम लगाई जाए। हमने फैसला किया है जो भी गरीब महिला होगी, कोई आय की सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। गरीब महिला होगी, वहां का लोकल लीडर्स और जो हमारा एसडीएम होगा उसका सर्टिफिकेट वेरीफाई करेगा और उसको 1,07,000 महिलाओं को मकान बनाने के लिए पैसे उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। पानी का कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा, बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा। सबसे पहले हर एक विधानसभा क्षेत्र में ऐसी जो गरीब महिलाएं हैं 50 या 100, उनको पैसा उपलब्ध करवा दिया जाएगा हर एक विधानसभा क्षेत्र में। यह हमारी कटिबद्धता ये दिखाती है कि हम समाज के उस अंतिम वर्ग के साथ खड़े हैं जो कोई आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन उसकी आवाज के साथ हम खड़े हैं। उसी तरह हमने इस एक और योजना शुरू की। गरीब बच्चे हैं, मैट्रिक कर लेते हैं, +2 कर लेते हैं,
कई बार प्लस 2 के बाद वो मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, 1.5 लाख रुपया उनकी फीस होती है पर ईयर की। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट हुआ IIT में चला गया तो 2 लाख रुपया फीस होगी। फिर हमने ये पाया कि कई विधायकों के पास जाते हैं कि हमारे को 1 साल की फीस दे दो, 2 साल की फीस दे दो। हमने कहा उनके लिए मुख्यमंत्री गरीब कल्याण कोष स्थापित किया जाएगा और उसकी पूरी फीस जब तक वो 4 साल तक पड़ेगा 1% ब्याज दर के साथ उसको उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया। अगर 200, क्योंकि ये योजना शुरू हुई है, अगर 200 के बाद अगर उसमें 400 करोड़ रुपए भी डालना पड़ता है तो हमारी सरकार उसमें योजनाओं के अंतर्गत पैसा डालेगी। ये वो योजना है ताकि हिमाचल प्रदेश का कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा युवा साथी अपनी पढ़ाई से दूर ना रह सके और किसी की दया दृष्टि पर ना चले। हम अपनी दया दृष्टि से किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं कि चलो जी हमने पढ़ा दिया, एक गरीब बच्चा है, बड़ी दया कर दी, और उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जीवन भर मान सम्मान करे, हमारे पास रहे। हमने बोला वो दया दृष्टि का भाव हम हिमाचल के युवाओं में नहीं लाना चाहते, हिमाचल की महिलाओं में नहीं लाना चाहते, हम उन्हें सम्मान का भाव देना चाहते हैं। इस दृष्टि से ये योजनाएं शुरू की गई। पूरी कैबिनेट से हमने इन योजनाओं को शुरू किया। जो लघु व्यापारी है, छोटे व्यापारी है, उनको 9% इंटरेस्ट पर ब्याज पैसा मिलता है। हमने कहा कि हम उनका आधा ब्याज जो है 4.5% हम देंगे। चाय की दुकान वाला है, ढाबे वाला है, नाई की दुकान करने वाला है, मोची की दुकान करने वाला है, सबसे गरीब जो तबका है, जो कभी किसी सरकार के पास अपनी उम्मीद और आवाज लेकर नहीं आता, उसके दुख दर्द को बांटने की इस सरकार ने अपने पहले बजट में घोषणा की। ये हमारा सोशल एस्पेक्ट है कि किसी वेलफेयर स्टेट में जो सरकार सत्ता में आती है उसका सामाजिक दायित्व भी होता है। महज ये दायित्व नहीं होता कि जो उसके पास मांग लेकर आएगा उसी का कार्य करना है। उसका दायित्व समाज के उन दबे कुचले लोगों की बात की आवाज भी सुनना होता है जो समाज में रहने होते हैं। तो इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को 2% की ब्याज से अपने छोटे छोटे टीम बनाकर हमारी सरकार उन्हें किसान लोन उपलब्ध करवाएगी। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन योजनाओं को हम धन लगा रहे हैं। हम बिल्कुल सही दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को, जो हमने परिकल्पना की है कि आने वाले 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का समृद्ध राज्य बने और 4 साल में हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। यही नहीं, कुछ योजनाओं को मैं यहां आपको व्याख्यान इसलिए भी करना चाहता हूं। हमारे यहां लैंड होल्डिंग बहुत कम है। हमने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को 50 लाख रुपया और 50% अनुदान कि वो प्राइवेट बस ऑपरेटर जो है, हमारा जो ग्रीन स्टेट की परिकल्पना है उसके लिए हम आगे बढ़े और हमने 50 लाख रुपया उनको देने की बात की गई है। टैक्सी वाले की टैक्सी अगर 20 लाख की है, कमर्शियल व्हीकल्स की बात कर रहा हूं, तो हमने उसको 10 लाख रुपया अनुदान देने की बात की। ट्रक ऑपरेटर्स का अगर ट्रक 1 करोड़ रुपए का है तो हमने उसको 50 लाख रुपए का उपदान देने की बात की गई है। चार्जिंग स्टेशन का हमारे एक ग्रीन कॉरिडोर का काम का टेंडर हो चुका है। आने वाले 6 महीने के अंदर ये सब ग्रीन कॉरिडोर का टेंडर हो जाएगा। ये 100 दिन की हमारी कार्य प्रणाली है। हम फोकस्ड मिशन मोड पर काम करते हैं और कर रहे हैं। कुछ फैसलों में तकलीफ हो सकती है, लेकिन फैसलों से समाज का और इस राज्य का भला होने वाला है। हम सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट 1 साल में 1000 मेगावाट लगाना चाहते हैं युवाओं के द्वारा। 2 बीघे जगह जिसके घर में होगी उसको 5 लाख रुपया साल का ये सरकार देने के लिए उसमें सोलर प्रोजेक्ट लगाए। उसकी बैंक गारंटी भी सरकार देगी, उसका एस्क्रो अकाउंट खुलेगा। 250 किलोवाट का लगाएंगे 15 लाख की इनकम होगी। 4 बीघे 8 करनाल की जरूरत होगी। 500 किलोवाट का लगाएंगे तो 8 बीघे 16 करनाल की जरूरत होगी। ये मैं इसलिए ब्रेकअप करके दे रहा हूं क्योंकि इस पॉलिसी का ज्यादा पता नहीं है। और जब 1 मेगावाट लगाएंगे तो 15 बीघे की जरूरत होगी और 30 करनाल की जरूरत होगी। 1 मेगावाट में
हमारी जो मॉडरेट इंसुलेशन है, जो सोलर की पावर है, उससे तकरीबन एक साल में 60 लाख रुपया साल का बिजली पैदा होगी। सरकार उस बिजली को खरीदेगी। 250 किलोमीटर जिसके घर में 4 बीघा है, बेचारा यहां उधर धक्के खाता है, हमारे पास आता है, रोजगार दे, अपने घर में लगाए, 15 लाख साल का कमाए। जो हम उसको सब्सिडी देंगे, वो उसका पूरा लोन खत्म होने के बाद उससे हम 20 या 30% वापिस तब लेंगे और उसको आधा देंगे। इस योजना को हम युद्ध स्तर पर शुरू करेंगे। उप मुख्यमंत्री महोदय ने 1500 बसेस इलेक्ट्रिकल में चेंज करने की अगले 3 साल में बात की है। हम इससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन टारगेटेड फिक्स है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम जा रहे हैं। जल्दी एक हमारा बहुत बड़ी कंपनी से समझौता होने वाला है। आने वाले 10 दिनों में एक बहुत बड़ा समझौता हमारा, कैसे ग्रीन हाइड्रोजन में हम लीडिंग स्टेट बने। कुछ चर्चाएं मैं सुनता हूं, हमने इसमें पूरा एक एक पल स्टडी किया है, एक एक चीज स्टडी की है। और ग्रीन हाइड्रोजन अगर कहीं सक्सेस होगी, वो हिमाचल प्रदेश उसकी लीडिंग स्टेट बन सकता है। जो इलेक्ट्रोलाइजर की कीमत है वो बहुत ज्यादा है। ग्रीन हाइड्रोजन जो बनती है वो पानी से ऑक्सीजन को अलग करके हाइड्रोजन में पैदा होती है। उसके लिए, उसको ब्रेक करने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए सोलर एनर्जी की जरूरत होती है। ग्रीन एनर्जी की जरूरत है, तब वो आगे बढ़ेगी। सोलर एनर्जी के बाद दिन में वो सोलर एनर्जी से जाएगी और रात को वो हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है उससे करेगी, तब ग्रीन हाइड्रोजन पैदा होगी। जो हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली पैदा होती है उसको ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। किसी और चीज से पैदा होगी, थर्मल पावर से होगी, उसको ग्रीन एनर्जी नहीं बोलेंगे। उस दृष्टि से हमने एक बड़ी कंपनी से आने वाले हमारे विभाग उसमें कार्य कर रहे हैं। हमारे काम करने की संस्कृति को बिजली बोर्ड और पावर कारपोरेशन में भी चेंज कर दिया गया। पूरा बदलाव उसमें हो चुका है। इस साल हम 200 मेगावाट पावर, 500 मेगावाट का टारगेट है मार्च में, जिसमें हम SJVN भी करेगा, 200 मेगावाट हम करेंगे और 100 मेगावाट जो हम अपने यूथ के द्वारा 1000 करना चाहते हैं, लेकिन शुरू की स्कीम में 100 मेगावाट अपने यूथ के द्वारा करना चाहते हैं। 500 मेगावाट में 200 मेगावाट हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन पहली बार उसमें करने जा रही है, जिसके 50 मेगावाट के हमारे अपने टेंडर खुलने वाले हैं। ये क्यों करने जा रहे हैं, आपको मैं बिजली का भी समझा दूं कि बिजली में हम बोलते हैं सरप्लस स्टेट है। कभी इस दृष्टिकोण से सोचा नहीं गया कि हम सरप्लस स्टेट है, हमारे पास तो बिजली है। जब हमारा पीक सीजन होता है तो 1400 करोड़ और 1100 करोड़ रुपए की हमारी आय होती है। हम जिनके साथ हमारा बैंकिंग के आधार पर समझौता है, हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को उस समय उनको बैंकिंग आधार पर मुफ्त में बिजली बेच देते हैं और सर्दी में उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे को बिजली वापस करो। मार्च से लेकर अक्टूबर से लेकर मार्च तक हमारे यहां बिजली कम पैदा होती है, हम वापस लेते हैं दूसरी स्टेट से। अब 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से वो बिजली पड़ती है, जबकि हम अपने कंज्यूमर को 1.25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से करते हैं। फिर जो हम 12% रॉयल्टी भी लेते हैं, जहां हम रॉयल्टी लेते हैं उसके ट्रांसमिशन चार्जेस भी पड़ते हैं। मैंने बिजली विभाग ने रात के 12 बजे फैसला किया कि सारी चीजों को चेंज करके हम जिनसे रॉयल्टी लेंगे, हम उस जगह लेंगे जहां हमें बिजली की जरूरत होगी। 150-200 करोड़ रुपया उससे बचेगा। और जो हम जो हम अक्टूबर से लेकर मार्च तक से बिजली लेते हैं, इससे कम से कम अगर 200 मेगावाट हम पैदा करते हैं तो 600 करोड़ रुपया इससे बचेगा। हम क्यों ना धन अपने युवाओं को बांटे, जो हम बाहर बांट रहे, बड़े बड़े प्रोजेक्टों में बांट रहे हैं। फिर एक और व्यवस्था परिवर्तन किया कि जो पावर प्रोजेक्ट्स फ्री हो चुके हैं, जिसमें SJVN है, BBMB है, अभी हमको 7.5% मिलता है। पानी हमारा है, बहता सोना हमारा है, धुंध का शहर हमारे बने हैं। बिलासपुर धुंध के शहर में तब्दील हो गया और हमको कुछ नहीं मिल रहा। हमने बात की, मैंने पावर मिनिस्टर से भी बात की,
हमने कहा कि जो पावर प्रोजेक्ट फ्री हो चुके उसमें 30% पावर हमको दी जाए। ये पहली सरकार है, आप पिछले बजट का ही उठा के देख लीजिए, जिसने रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर चर्चा की है, जिसने रिसोर्स को डेवलप करने के लिए चर्चा की है। उसका पहला उदाहरण हमने वाटर सेस लगा कर दिया है। यह पहली सरकार है जिसने 5 साल उस नीति को बदल डाला जिसमें ठेकों की नीलामी में 10% बढ़ाकर दिखाया यह जाता था कि 10% बढ़ गया इतने से करोड़। हमने ओपन नीलामी की जिससे आज 40% की वृद्धि हुई है और 150 करोड़ रुपए का मिल्क सेस भी मिलने वाला है। तीसरी हमारी योजना किसान तक पहुंचने की है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की है। उस दृष्टि से हम वर्ल्ड क्लास डंगवार के कांगड़ा में मिल्क प्रोडक्शन के डेयरी प्रोडक्ट्स का हम प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। हम अपनी सभी गारंटियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में डे बोर्डिंग स्कूल के लिए हम चौथी गारंटी अपनी पूरी करने जा रहे हैं। यह कल्पनाएं नहीं है, 1 साल बाद इसका परिणाम आपको लेकर चलेंगे। हम हिमाचल की जनता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कांगड़ा टूरिज्म कैपिटल बने। SIA ही नहीं होता था, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट ही नहीं थी। पिछली सरकार के समय सोचा ही नहीं गया, कह दिया गया कि 400 करोड़ वहां से अनुमोदित होगा फाइनेंस कमीशन से, लेकिन फील्ड में काम नहीं हुआ। फील्ड में कोई काम नहीं हुआ। हमने आते ही सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट की और आपको यह जानकर खुशी होगी कि 2-3 दिन में कांगड़ा के एक्सपेंशन की पब्लिक हियरिंग है, उसके बाद लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो जाएगा। यह हमारी सरकार की कमिटमेंट है। टूरिस्ट कैसे रहे हिमाचल प्रदेश में, टच एंड गो करके 2 दिन से आगे ना जाए। टूरिस्ट कैसे रहे? टूरिस्ट रहने के लिए स्टडी करवाया गया कि एक ऐसा बड़ा जू बनाया जाए जहां बच्चे जाना चाहते हैं तो 1 दिन रुकेगा। दूसरा टूरिस्ट कैसे है, इसकी स्टडी करवाएगी। उसके बाद कांगड़ा को क्यों टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया जाए, इस दृष्टिकोण से भी स्टडी हुई है। और जब स्टडी के बाद पाया गया कि सबसे ज्यादा पानी अगर कहीं है तो वो कांगड़ा जिला में है। सबसे ज्यादा कांगड़ा के जो प्रोजेक्ट है, जो लोगों को पसंद आ रही है जगह, वो कांगड़ा है, पालमपुर है, सब जगह। इस दृष्टिकोण से कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के रूप में घोषित करने की आगे प्रक्रिया चल रही है। अभी नाम दिया है, उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेगी इन्वेस्टर को, वो अभी उस प्रोजेक्ट में हमारी स्टडी चल रही है। और आने वाले समय में 2 हेलीपोर्ट हम वहां बनाने जा रहे हैं, एक रक्कड़ में और एक अभी हमने फैसला किया कि पालमपुर के पास हमारी जगह है और पालमपुर में। तो ये प्रदेश को गति देने की दिशा में आगे बढ़ते हुए कदम है। मैं कुछ और बहुत योजना है, उसका मैं आपको सबको ब्रीफ दे दूंगा। लाहौल स्पीति, किन्नौर, इन सब की भी स्टडी चल रही है। पांगी की टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बनाया जाए। हमारे 5 फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसकी हमने दिशा तय की है। पहला हमारा टूरिज्म हमारे सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटीज है। दूसरा हाइड्रो में और ग्रीन स्टेट के रूप में हमने आगे बढ़ना है। तीसरा एजुकेशन में, चौथा हेल्थ में, पांचवा फूड प्रोसेसिंग में और इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज को आप समझ, इंडस्ट्री में प्लग एंड प्ले की पॉलिसी हम लेकर आ रहे हैं। यानी कि आओ, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी ने अभी पीछे इंडस्ट्रियल उद्योगपतियों से सबसे मुलाकात की बॉम्बे में भी, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए भी एक योजना लेकर आ रहे हैं। 2200 करोड़ के MOU साइन कर रहे किए हैं। लेकिन अब जो हम पॉलिसी लेकर आ रहे हैं उसमें कोई भी उद्योगपति आए उसकी सारी परमिशनें हिमाचल सरकार दिलाएगी। कोई एक्सप्लॉयटेशन किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। तो आप 100 दिन की दिशा में आपने पाया
जो योजनाओं में हमने 2-3 गारंटियों को पूरा कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के, मैं कल विपक्ष के नेता की भी बात सुन रहा था, वो भी प्रशंसा भूरी भूरी कर रहे थे, अंदर से पता है उनको कि ये ठीक है। आज भी इनके नेता सारे प्रशंसा कर रहे हैं। हम कमिटेड हैं, हम आगे बढ़ेंगे। और आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, आप जो पानी पीते हैं ना, सारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने के साथ चर्चा करने के बाद इस दृष्टिकोण से हमने एक फैसला किया है, पैसा बहुत खर्च होगा, कि ब्लीचिंग पाउडर, जिसके कारण कई बीमारियां होती है, पेट की बीमारी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, उस प्रक्रिया को हम पूरा बंद करने जा रहे हैं चरणबद्ध तरीके से। जो शहर नदी के किनारे बसे हुए हैं उनको 24/7 में नगर पंचायत में हम पानी देने जा रहे हैं। आपको स्वच्छ जल मिले, कोई बीमारी ना हो। पिछले दिनों यहां सबसे बड़ा वो पानी का सीवरेज लीकेज हुआ था शिमला में, 2013 में सीवरेज की 5 स्कीमों, हाँ 900 करोड़ में का एग्रीमेंट कर रहे हैं, है ना। 2013 में क्या हैजा हो गया, कई लोगों को पीलिया हो गया, सच पीलिया हो गया, हुआ। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी नदौन में भी पीलिया हुआ, जॉन्डिस हुआ। हर बारी जो नदी के किनारे के क्षेत्र होते हैं उसमें वाटर बॉर्न डिजीज बहुत होती है, और उसमें जॉन्डिस और पीलिया, हमारी तरफ काला बुखार बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वो उसका बीमारी का स्टडी नहीं किया। पर आईसीएमआर ने उस समय एक स्टडी की थी कि पानी के किनारे वाले जो क्षेत्र है उसमें वाटर बॉर्न डिजीज बहुत होती है। आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम यूवी रेज के द्वारा उसे बैक्टीरिया को किल करके स्वच्छ पानी अपने हिमाचल की जनता को दे। अभी 900 करोड़ के 5 सीवरेज के एग्रीमेंट होने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारे को 900 करोड़ रुपया और उपलब्ध हुआ। ये हम आज ही ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। भारत सरकार से हम बोल रहे कि हमने सोचा था, हम ला रहे थे। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कल नितिन गडकरी जी के द्वारा रीजनल ऑफिस में ये फोन करके बोला गया कि इतना स्पीड में काम हुआ कि 1 महीने में 900 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी में आया, जिनके अवार्ड हमने करने थे, जिनकी जमीनें गई थी। और 27 कंपल्सरी जो लैंड एक्वायर, और 27 तक और ज्यादा आएगा। पूरे सबसे तेज काम लैंड एक्विजिशन की जो कंपनसेशन देने का था वो हिमाचल प्रदेश में हुआ, जिसकी प्रशंसा गडकरी जी ने भी की। ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है। हम तीव्र गति से काम कर रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन करने में लगे हैं। और ये व्यवस्था परिवर्तन का ही नमूना है कि 100 दिन के अंदर जो हमने कार्य किए हैं, इससे पहले किसी और सरकार ने नहीं किए होंगे। अब आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत अभी तो उसमें क्या करेंगे? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिंड्रोम नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी थी। ये कोई ब्यूरोक्रेट चेंज नहीं हुए, कोई डिप्टी कमिश्नर चेंज नहीं हुए। 100 दिन के अंदर हमने कार्य करके दिखा दिया। ये व्यवस्था परिवर्तन है। कोई डीसी चेंज नहीं हुआ है, कोई एसपी चेंज नहीं हुआ है। वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वही सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, वही सेक्रेटरी फाइनेंस जो ओपीएस को मना करते थे, आज हमने उनसे ओपीएस भी लागू करवा दिया। तो ये इंटेंट होता है सरकार का। तो हमने कहा ना, हम सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था, उसी व्यवस्था में वो सारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। तो आज तक जितनी गवर्नमेंट आई है, इस क्वेश्चन पूरा 5 में ब्यूरोक्रेसी नेगेट कराया गया और इसकी वजह से स्लेज अप्रोच रही और इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए क्या करें? सबसे कॉम्पिटेंट हमारे मिनिस्टर्स है, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी। ये अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाना जानते हैं। हमारे विधायक है। अपने मिनिस्टर्स को अपने जब अथॉरिटी होगी और मिनिस्टर अपनी सोच को डेवलप कर सकेगा डिस्कस करके, तब ये कार्य होते हैं। तो ये आपको लगता है, पर आप ये व्यवस्था परिवर्तन में देखिए सभी बदलाव है। सोलर पावर में आप हर एक घर को इन्वॉल्व करेंगे। गौरव जी, So my question is very simple.
इस कॉलेज में आपने सरकार का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर घटाने के लिए क्या किया और वीआईपी कल्चर को कम करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है? देखिए, वीआईपी कल्चर को कम करने के लिए यूनिफॉर्मिटी लाई। आम आदमी और वीआईपी एक ही यूनिफॉर्मिटी में आ गया, जैसे कि हिमाचल सदन, हिमाचल भवन में एक यूनिफॉर्मिटी ला दी। दूसरा कि हम अपने एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाना है और खर्चों को भी कम करना है। हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल में गए और हमने पहला ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खर्चे कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल में चेंज किया। और ये जो पॉलिसीज हम लेके आए हैं, ये खर्चे कम करने के लिए और एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बनाना है और इकोनॉमी में पैसा लाना है। तो इस दृष्टि से हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जाकर और नई हाइड्रो में जाकर, सोलर में जाकर अपने खर्चों को अभी पहले खर्च करेंगे, फिर उसको कम करेंगे। धन्यवाद। आज भी स्कूलों के बाद सरकारी गाड़ियां सुबह भी दिखती है, जब शुरू होते हैं, जब स्कूलों में छुट्टी होती है, अफसरों और मंत्रियों की गाड़ियां फिर भी स्कूलों के बाहर। ऐसा है, देखो, इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। एक दृष्टि होती है कि ये राजनीतिक की आदमी, और इस दृष्टि से हमें खर्चा भी करना है। ऐसा नहीं है कि हम जमा ही करते रहें तो इकोनॉमी नहीं ग्रो होगी। इसलिए आप जितना ज्यादा खर्चा करवाने में समर्थ होंगे उतना अच्छा होता है। गाड़ियां ये छोटी बात है, इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। धन्यवाद। सर, आपने शुरू में बात हुई थी कि कांगड़ा के अंदर की हो रही है, आपने काफी फोकस किया कांगड़ा में टूरिज्म कैपिटल बनाया जा रहा है। एक बात, अभी राजस्थान में 19 जिले बनाए गए हैं सर। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने ये बात उठती है कि नए जिले बनेंगे, कांगड़ा को परमिट की है कि कांगड़ा के नए जिले बनेंगे या मंडी के बनेंगे या शिमला में बनेगा, इस पे सरकार क्या सोच रही है? अभी तो हमारा बिल्कुल फोकस अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाना है, और अर्थव्यवस्था को पटड़ी में लाने के लिए 4 साल मिलेंगे, जिसका सुखद अनुभव आप सब लोग भी करेंगे। हम ही नहीं करेंगे, आप लोग भी करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अभी हम अर्थव्यवस्था में ध्यान दे रहे हैं। आपके भी कुछ सुझाव अर्थव्यवस्था से संबंधित हो जरूर दीजिए, अभी हम उनको भी अमली जामा पहनाएंगे। अभी सिर्फ फोकस हिमाचल कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो। जो पिछली गवर्नेंस पिछली सरकारों की रही है, पिछली सरकार की रही है, वो बिल्कुल नहीं है। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। इस दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं। और हमने जहां देखा कि अभी विधायक निधि, जो विधायक बैठे हैं उन पर हमने थोड़ा कंट्रोल किया। क्यों किया? कि हम उसका पैसा थोड़ा सा कहां यूटिलाइज कर सकते। 10 दिन भी कोई पैसे को हम दूसरी जगह यूटिलाइज कर दे, वो इकोनॉमी को डेवलप करता है। सर, एक सवाल है। हाँ जी, रोजगार से मंडोत्री। और रोजगार से लेकर इसलिए क्योंकि एक आपकी सरकार की कमिटमेंट है पहले तो, और दूसरा जो आपने अभी बताया इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से पेपर दिए हुए हैं, कि जो अंडर इन्वेस्टिगेशन मसले हैं वो दोबारा से भर्ती होगी और जो नहीं है उनके रिजल्ट आएंगे। मैं जो समझ पाया, और जो अपना आपका टारगेट है नई नौकरियों का, उसको कैसे पूरा करेंगे एनुअल हिसाब से? अभी तो नई भर्तियां शुरू हो रही है। जो अगले 10 दिन में नई भर्तियां हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शुरू कर रहा है। 2000 नए पद भरने की भर्तियों की एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये है नई भर्ती। जो पिछले सबॉर्डिनेट सिलेक्शन में बोर्ड में जो पेपर लीक हुए हैं, और जो पेपर लीक कई जगह, कुछ जगह ऐसा भी आया है कि कुछ जगह पेपर ठीक है, कुछ जगह लीक सिर्फ लिमिटेड तक है, तो उसमें हम पेपर रिजल्ट डिक्लेयर करने के बारे में भी विचार कर रहे हैं। ओपीएस पे आपने कहा एनपीएस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा। जो अगला ओपीएस के लिए फॉर्मेट है वो क्या रहने वाला है? क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी वही प्रॉब्लम फेस हुई थी, तो उसमें आप किस फॉर्मेट रखेंगे? फंड कांट? देखिए, हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को जो भी फॉर्मेट पसंद आएगा वो हमने ओपीएस दे दिया। अधिकारी, हमारी इंटेंट है कि हमने देना है, तो उनको जो फॉर्मेट पसंद आएगा उस फॉर्मेट में कर देंगे। हमने तो दे दिया कि आपके पैसे कटने स्टार्ट हो जाएंगे, जीपीएफ नंबर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वर्किंग में काम खत्म होने की स्टेज पर आ रहा है, अगले में तो अब जीपीएफ कटना शुरू हो रहा है।
सर आपने कहा कि आप ग्रीन ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। एचआरटीसी में अभी तक 2000 करोड़ का बुक वैल्यू लॉस है, तो ये जो ग्रीन ट्रांसपोर्ट ये तो महंगा पड़ेगा सरकार को, और क्या इसको आम आदमी की जेब से उठाया जाएगा इसको? क्योंकि एचआरटीसी कर्मचारियों को समय पे पिछली सरकार समय पे वेतन नहीं दिया जा रहा, काम के भत्ते वो सेटल नहीं हो रहे। मैं ग्रीन ट्रांसपोर्ट की तरफ नहीं जा रहा, मैं ग्रीन स्टेट की तरफ जा रहा हूं। ट्रांसपोर्ट उसमें वन कंपोनेंट है। कैसे करेंगे? मैं वो हमने उसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया है, 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। टैक्सी कमर्शियल है, टैक्सी उसमें हमने बजट का प्रावधान रखा है। उसके परमिट उसकी एक पॉलिसी आएगी, इसमें कोई नहीं होगा। अभी हम क्या हो रहा है कि 700 करोड़ रुपए अगर एचआरटीसी कमाती है, 700 करोड़ रुपए की ग्रांट देनी पड़ती है, तो 1400 करोड़ रुपया उनको देना पड़ता। तो हम एक बोल्ड डिसीजन करके हम 1500 इलेक्ट्रिकल बसेस 3 या 4 साल में 2000, ज्यादा भी होगी, ज्यादा भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी जब जितना चाहेंगे लेंगे, पर हम बढ़ चुके हैं इसमें। पहला उसका क्या होता है ग्रीन ट्रांसपोर्ट के लिए, ग्रीन ट्रांसपोर्ट है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट के लिए पहले चार्जिंग स्टेशन बिल्डअप करने पड़ते। 400 स्टेशनों पर काम हो रहा है, और पूरे हिमाचल प्रदेश में जिंग बार जो है ना, लाहौल स्पीति का सबसे लास्ट गांव है, पांगी का भी सब गांव है, सब जगह इसको ग्रीन कॉरिडोर डिक्लेयर कर दिया। 6 महीने में सब जगह हमारे चार्जिंग स्टेशन बन जाएंगे। हमारे पास ऐसे भी ऑफर आ रही है कि हम चार्जिंग स्टेशन खुद लगाना चाहते हैं, पर आप हमारे को ग्रीन इकोनॉमिक कॉरिडोर दे दो, ताकि हम उसमें कुछ और एक्टिविटीज टूरिज्म से रिलेटेड कर सके। हम उस दृष्टि से भी बात कर रहे हैं। सोलर पावर की बात की आपने, तो सोलर पावर है नहीं, पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है नहीं, हमारी अपनी पॉलिसी आई है। नहीं, रेट तो रेगुलेटरी कमीशन करता ना तय, 3 रुपए 76 पैसे। अभी हो सकता है जब सोलर पावर यूथ लगाए तो 4 पे हो जाए। हम नहीं करते थे, कमीशन करता है तय। और दूसरा जो सोलर पावर की पॉलिसी है वो हिमाचल के युवाओं के लिए लेकर आया। हमने तभी कहा 1 मेगावाट तक के हम 40% देंगे इसे। हाँ, 2 नहीं, आप 3 करिए निहाल जी, 2-3 बार हाथ खड़ा कर दिया। आप लगातार एक बात कर रहे हैं कि बैंकों से ऋण किया जाएगा युवाओं को भी, और खासतौर पर किसानों को, लेकिन वो बैंक जो खासकर किसानों को फसल बीमा का पैसा और दूसरा सवाल है कि आपने सबके लिए बहुत कुछ दिया, वो जो आपके साथ मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं उनकी उम्मीद करते हैं। पहला तो आपका अर्थशास्त्र से संबंधित सवाल है, पहले उसका जवाब देता हूं। दूसरा राजनीतिक शास्त्र से संबंधित सवाल है। पहला जो अर्थशास्त्र से संबंधित सवाल है, आप व्यवस्था परिवर्तन में रह रहे हैं। फसल बीमा का नहीं मिला, इसका नहीं मिला। आप व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि जितने मेगावाट हमने देने हैं उनका पैसे का, मैंने कहा ना, कोलेटरल भी गवर्नमेंट देगी और एस्क्रो अकाउंट बनेगा। तो इसका मतलब गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है वो करना। तो एक तो इस व्यवस्था में आ जाइए कि व्यवस्था परिवर्तन, जो राजनीतिक है, राजनीतिक व्यवस्था कभी भी परिवर्तित हो जाती है, इसका कोई समय नहीं है। इनका समय है अर्थशास्त्र का। तो राजनीतिक व्यवस्था तो रात को भी हो सकती है, कल भी हो सकती है। सर, हिमाचल प्रदेश में इस समय ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है, और आपने बजट में थोड़ा सा मेंशन भी किया है। क्या एक्शन प्लान बना रहे हैं, खासकर स्कूलों में बच्चों के स्कूलों के सामने जिस तरह से ड्रग्स बेची जा रही है, और जिस तरह से आपके रिहैब सेंटर जो बनाए हैं जिन्होंने, वहां भी ड्रग्स सप्लाई हो रही है, ये इंफॉर्मेशन पुलिस के पास है। तो उस पर किस तरह का फॉर्मेट, किस तरह का एक्शन प्लान आप बनाना चाहते हैं ताकि ड्रग फ्री हिमाचल प्रदेश हो सके? नहीं, उसमें हमने अभी इस विधानसभा में हम कड़ा कानून ला रहे हैं, इस विधानसभा के सेशन में। दूसरा, 100 दिन में हमने सबसे ज्यादा, आपको ये जानकारी होगी, कभी इस जानकारी की जरूर प्राप्ति करनी चाहिए कि करप्शन और ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी 100 दिन में हमने अचीवमेंट प्राप्त की। कई डिपार्टमेंटों से हमने करप्शन का, और ड्रग्स में हमारी सरकार ने 100 दिन में सबसे ज्यादा ड्रगिस्ट पकड़े हैं। जो सप्लायर है वो पकड़े हैं। सप्लाई चेन को शिमला में 100 ज्यादा तोड़ा गया है। इस बजट सेशन के बाद मिशन मोड पर इस पर काम किया जाएगा।
और आपने एक और अच्छा पॉइंट किया, जब तक हम कड़े कानून नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हम इस पर इसी सेशन में एक कड़ा उस पर चर्चा हो चुकी है, आपने याद करवा दिया। मैं अभी जल्दी इस कानून को आपके विधानसभा सेशन में लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।